तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। हमने 11 चैप्टर पढ़ा है जिसमें सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस के बारे में। तो चलो, जैसे कि आप जानते हो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि यू हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर essentially deal with the industrial scale production of biopharmaceuticals and biological using genetically modified microbes fungi plants। मतलब हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा है कि कैसे आप कुछ चेंजेस करके किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसे मॉडिफाई कर सकते हो और उस चीज़ को आप लार्ज स्केल में बना के मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पे बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि बायोफार्मास्यूटिकल्स, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाते हैं। और बायोलॉजिकल यूजिंग, जैसे कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, फंजाई का यूज़ कर सकते हैं, प्लांट का यूज़ कर सकते हैं और एनिमल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी का यूज़ करके हम कुछ बना सकते हैं। दी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरेपेटिक जो दवाइयाँ होती हैं जिससे थेरेपी की जाती है, और डायग्नोसिस इलाज जो करते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो कि है, जैसे मान लो राइस है, अगर आप कुछ राइस में चेंजेस करके कोई बेहतर राइस बना सकते हैं तो हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। ठीक है, तो फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड, बायो रेमिडिएशंस, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया और बायोटेक्नोलॉजी आर, जो मतलब जिस पे 3 मेनली काम किया जा रहा है। पहला क्या है, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजली अ माइक्रो और प्योर एंजाइम। हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ मिले थोड़ा इम्प्रूव फॉर्म में मिले और बेस्ट मिले ताकि चीज़ें आसान हो। फिर क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग और अ कैटलिस्ट टू एक्ट, और वो कंडीशन बहुत ही मतलब बेहतर होनी चाहिए, ऑप्टिमल कंडीशन होनी चाहिए किसी चीज़ को ग्रोथ के लिए। फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, जो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है तो उस प्रोडक्ट को ना हम बिल्कुल प्योरीफाई करते हैं और इस लायक करते हैं कि ताकि जो लोग हैं उसे यूज़ कर सके सही से, उन्हें कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। कैसे बायोटेक्नोलॉजी ने ह्यूमन के लाइफ को इम्प्रूव किया है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। मतलब हम बीमार, मतलब हमारे इलाज के लिए बहुत बायोटेक्नोलॉजी से हेल्प मिलती है और शायद में फूड से भी। ठीक है ना। अब आता है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड का मतलब ये होता है कि हमने जो एग्रीकल्चर की है वो एग्रो बेस्ड की है। और फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, कि हम जो खेती करते हैं आजकल ऑर्गेनिक खेती करते हैं, थोड़ा केमिकल कम यूज़ करते हैं। फिर अगला है जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। हमने ऐसे बहुत सारे प्लांट बनाए जो कि जेनेटिकली, मतलब उनमें कुछ चेंजेस करके और नए प्लांट बनाए गए हैं। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एग्जाम्पल है उसका, आपके मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ग्रीन रिवोल्यूशन से अमाउंट ऑफ जो फूड है वो तो इंक्रीज हुआ, तो लिखा हुआ है ग्रीन रिवोल्यूशन से सक्सीड इन द ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। बट मतलब जो पहले अमाउंट ऑफ आपको मान लो चावल या जो भी चीज़ मिलती थी उसके कंपेयर में अब आपको बहुत ज़्यादा मिल तो रहा है, पर जिस हिसाब से ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है वो इतना एनफ नहीं है। ठीक है, इंक्रीज यील्ड हैव पार्टली बीन ड्यू टू द यूज़ ऑफ इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी। और जो ये हम मतलब जो जिस चीज़ की आप खेती कर रहे हो और उसमें भी हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करके ग्रो करवा रहे हैं, बट मेनली ड्यू टू द यूज़ ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। तो अब देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका खेती ज़्यादा हो तो उसके लिए पहले तो सबसे क्या करनी चाहिए, आपको इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी चाहिए। दूसरी चीज़ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। फिर तीसरी चीज़ है यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। हम एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं ताकि बेहतर हो सके। हाउएवर फार्मर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल आर ऑफन टू एक्सपेंसिव, मतलब ये ना थोड़ा महंगा पड़ जाता है। एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विच एग्जिस्टिंग वैरायटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल मेथड। मतलब जो अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा आपकी खेती बढ़े उसके लिए पुराना तरीका ना सही नहीं है, उससे ना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक कैन शो
सो दैट फार्मर में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड। तो ऐसा क्या करे, कौन सा अल्टरनेट तरीका अपनाए ताकि मैक्सिमम आपको यील्ड मिल सके। तो इज़ देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स सो दैट दे हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट आर रिड्यूस। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम केमिकल्स को कम यूज़ करें और फर्टिलाइजर को कम यूज़ करें, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कम पड़े। तो लिखा हुआ है यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज़ पॉसिबल सॉल्यूशन। क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स से क्या होगा, इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ये क्या होता है तो पढ़ेंगे। तो चलो, प्लांट बैक्टीरिया एंड फंजाई एनिमल्स वॉज जीन हैव बीन अल्टर्ड। मान लो आपने प्लांट को लिया और प्लांट में कुछ जीन को चेंज करके और फिर आप उस प्लांट को ग्रो करवा रहे हो, या बैक्टीरिया में कोई जीन चेंज कर दिया, प्लांट में या फंजाई में किसी में कोई जीन चेंज करके आप कुछ बना रहे हो, मतलब उसमें मैनिपुलेशन कर रहे हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको जीएमओ बोलते हैं। जीएम प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मैनी वे। वो बहुत तरह से यूजफुल हैं। कैसे यूजफुल हैं तो पढ़ते हैं। पहला, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस। अगर मान लो आपको पता है कि कोई प्लांट ना हाई टेम्परेचर पर वो ख़राब हो जाता है, आप क्या चाहोगे कि एक ऐसा प्लांट बने जो कि हाई टेम्परेचर पे क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो देखो लिखा हुआ है अबायोटिक स्ट्रेस, वो मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, वो हाई टेम्परेचर सर्वाइव कर सकते हैं। टेम्परेचर के अलावा कोल्ड पे, ट्रॉट पे, सॉल्ट पे और हीट पे, ये सभी कंडीशन में वो सर्वाइव करना चाहिए, बोलना चाह रहा है। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं उन पे रिलायंस थोड़ा कम होते हैं, मतलब उस पर डिपेंडेंट कम रहते हैं, बिना केमिकल डाले भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, बताना चाह रहा है। तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स हैं, ठीक है। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। और हम चाहते हैं कि भाई ऐसा प्लांट मिले जिससे ग्रो करवाने के बाद, काटने के बाद हमें उससे नुकसान, मतलब वो ख़राब ना हो जल्दी से। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट। जैसे मान लो अगर कोई प्लांट सॉइल से, ये मान लो सॉइल है, सॉइल से मिनरल्स को लेता है तो सारा का सारा मिनरल वो प्रॉपर यूटिलाइज कर सके, ठीक है। दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी सॉइल। इससे क्या होगा कि जो सॉइल है वो उतना खराब, मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी उतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। आप चाहते हो कि फूड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू हो एनहांस हो जाए। जैसे एग्जांपल है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, विटामिन ए, एनरिच राइस। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब आगे, इन एडिशन टू दीज यूजेस genetically GM has been used to create tailor-made plants to supply alternate resource to industry in the form of starches, fuels and pharmaceutical। तो बोलना चाह रहा है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी होते हैं हम इनको इन जगह पे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा आपको सही से। क्या, some of the application of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। आप चाहते हो कि एक ऐसा प्लांट बने जो कि पेस्ट रेजिस्टेंस हो। पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या, उस पर कोई पेस्ट अटैक ना करे। तो कैसे करोगे, तो विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। जैसे मान लो आप खेती कर रहे हो, तो खेती करते वक्त पेस्टिसाइड डालते हो ना, कि कोई इंसेक्ट या कोई भी मतलब कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपके प्लांट को अफेक्ट ना करे। तो आप चाहते हो कि एक ऐसा प्लांट बनाओ जो कि कैसा हो, पेस्ट रेजिस्टेंस हो। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय अ बैक्टीरिया। मतलब बीटी कोई केमिकल है, बीटी टॉक्सिन मान लो कोई केमिकल है, टॉक्सिन है, जो कि कौन बनाता है, बैक्टीरिया बनाता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस थ्यूरेंजिनेसिस। क्या नाम है बैक्टीरिया का, बैसिलस थ्यूरेंजिनेसिस। इसको शॉर्ट फॉर्म बीटी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, बैसिलस थ्यूरेंजिनेसिस एक बैक्टीरिया है जो कि उसके बॉडी में क्या पाया जाता है, बीटी टॉक्सिन पाया जाता है। और ये बीटी टॉक्सिन कब कैसे बनता है तो बता रखा है। बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस इन द प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड फॉर द इंसेक्टिसाइड। मतलब हम क्या करेंगे कि वो बीटी टॉक्सिन जीन लेंगे और हम प्लांट में एक्सप्रेस करा देंगे, कैसे भी, जैसे करते हैं, हम पढ़ा होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो हम प्लांट में डालते हो तो हमें प्लांट के आसपास इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ प्रेजेंट है। अब ये कैसे काम का तो पढ़ेंगे। तो लिखा है इन इफेक्ट क्रिएटेड आ बायोपेस्टिसाइड। तो इसे हम बायोपेस्टिसाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल किन किन के लिए है,
बीटी कॉटन, कॉटन के लिए है, कॉर्न के लिए है, राइस के लिए है, टोमेटो के लिए है, पोटैटो के लिए एंड सोयाबीन के लिए, ठीक है। तो अब ये कैसे काम करता है तो वही चीज़ पढ़नी है, तो चलो। बीटी टॉक्सिन, ये एक बैसिलस रेंजिस नाम के बैक्टीरिया के बॉडी से बनता है। वो एक प्रोड्यूस करता है प्रोटीन, उसका नाम क्या है, प्रोटीन जो कि इंसेक्ट को किल करता है। कौन कौन से किल करता है, तो नाम देखो, लेपाइडोटेरेंस, टोबैको बर्डवर्म बोलते हैं, आर्मी वर्म बोलते हैं, और क्लेप्टेरेंस बीटल्स होते हैं, डायप्टेरेंस फ्लाइज और मॉस्किटो हैं। बैसिलस रेंजिनेसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, मतलब जो भी ये प्रोटीन बनाते हैं वो अपने पर्टिकुलर लाइफ के फेज में बनाते हैं, ठीक है। फिर दीज क्रिस्टल कंटेन अ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, जो ये क्रिस्टल होता है वो कैसा होता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है, मतलब इंसेक्ट को मारने वाला प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ठीक है। अब बात यह है कि भाई ये प्लांट को इफेक्ट क्यों नहीं करता है, उस बैक्टीरिया को इफेक्ट क्यों नहीं करता, तो लिखा हुआ है कि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज अ इनएक्टिव, जो भी बीटी टॉक्सिन होता है वो प्लांट बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट, जब एक बार वो कीड़ा उसे खा लेता है तो वो वहाँ जाने के बाद इनएक्टिव जो टॉक्सिन है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कब वो एक्टिव हो जाता है, तो देखिए एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, जब हमारे गट का पीएच, जब हमारे गट में जाता है और वहाँ का पीएच कैसा होता है, अल्कलाइन, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल सॉल्युबलाइज होता है, मतलब घुल सा जाता है, और घुलने के बाद वो हमारे मिड गट के सरफेस पे, देखो लिखा है एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ द मिड गट एपिथेलियल सेल्स एंड क्रिएट पोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे, जैसे मान लो मिड गट पे, ये मान लो ऐसे आपका मिड गट है और वो केमिकल इसे अटैच हो जाता है, अटैच में क्या करता है, इनमें पोर क्रिएट कर देता है, तो लिखा हुआ है क्रिएट पोर्स एंड कॉजेस सेल स्वेलिंग, और सेल को स्वेल कर देता है, एंड लिसिस इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट, इससे वो इंसेक्ट जो होता है वो मर जाता है। तो सबसे पहली बात, कौन सा बैक्टीरिया बीटी टॉक्सिन रिलीज करता है, तो बोलोगे बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। अब ठीक है, ये किस पे अटैक करता है, तो आपको पता है किस पे अटैक करता है, तो इतना आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस एंड इनकॉर्पोरेटेड, हमने वो जीन निकाला और किसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, सेवरल प्लांट्स के अंदर, सच एज कॉटन, कॉटन की बात हो रही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंसेक्ट, जो भी एक मतलब बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस से जो जीन निकलता है वो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही किल करता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है टारगेट पेस्ट एज अ बी टॉक्सिन एज अ इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन क्राई 1AC नेम क्राई, these are their name are of them proteins encoded by a gene क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसको कंट्रोल करते हैं, ये जीन किसको कंट्रोल करते हैं, तो कॉटन बॉलवर्म को, जो कॉटन को खाद मतलब उनको अफेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कॉटन बॉलवर्म। तो अगर आपसे पूछे कि कॉटन बॉलवर्म के लिए कौन सा जीन होता है, तो क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, इससे पूछा गया बहुत बड़ा क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा इसे। उसको बाद अगला आता है क्राई, यार जो क्राई 1AB है वो क्या, किसको कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर को, जो कॉर्न में पोर क्रिएट कर देते हैं उन्हें हम कॉर्न बोरर बोलते हैं, उनको कंट्रोल करता है कौन, बता दिया। और बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये RNA इंटरफेरेंस के बारे में कि क्या होता है, कैसे करते हैं, ठीक है, ओके।